हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th जून पीएबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। क्या कहता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ इज रिलेटेड टू अप्लाइड वोल्टेज एस। तो देखो जरा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा जो है वो क्या कहलाता है? तो लैम्डा होता है एच बाय एम वी के, ठीक है ना। और जो अप्लाइड वोल्टेज है तो वो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहलाता है, ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो इसको हम अप्लाइड वोल्टेज बोलते हैं वो हमारी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगा चार्ज इनटू अप्लाइड वोल्टेज। तो वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टू चार्ज अप्लाइड वोल्टेज बाय एम। तो v जो है वो इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 EV बाय एम, ठीक है ना। तो लैम्डा इक्वल टू h फिर m अंडर रूट 2 EV बाय एम, ठीक है ना। तो अगर हम m और m को मल्टीप्लाई कर दें तो ये से ये m कैंसिल हो जाएगा। तो h अंडर रूट 2 EV एम, ठीक है ना। तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रूट वी में आएगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, राइट। जब आप इसकी वैल्यू रख के पुट करोगे ना तो ये इतना 12.3 एंगस्ट्रॉम आएगा। क्लियर है? ओके। तो ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको टिक मार देना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। If the kinetic energy of an electron is increased 4 times the wavelength of the de Broglie wave associated with it would becomes, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें बताना है। वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? तो अभी तो बताया था, ये रिलेशन होता है लैम्डा इक्वल होता है एच बाय एम वी, ठीक है ना। तो ये तो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो वेलोसिटी मतलब होता है 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम और ये अंडर रूट। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम और वी की जगह हम रखेंगे 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम। तो एम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, ठीक है ना। ये हमारा रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब है वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1, ठीक है ना। तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो कर दी गई है, तो वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 और काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम कर दी गई है, तो मतलब 4 KE1 हो गया, ठीक है। KE2 काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो है वो 4 KE1 के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये KE1, तो ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इसका 4 टाइम, फर्स्ट का 4 टाइम कर दिया। तो लैम्डा 2 जो है वो कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 बाय 2, ठीक है ना। तो लैम्डा 1 बाय 2 तो क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इनिशियल वेवलेंथ का हाफ टाइम जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल विथ n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0। तो n आपका जो है वो 4 है और l जो है वो क्या है? 1 है। तो n इक्वल टू 4 और l 1 किसके लिए होता है? तो 0 1 2 3 ये l की वैल्यू जो है वो SPDF ऑर्बिटल के लिए होती है, तो p के लिए होता है 1, तो ये 4p हमारा कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो D हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। आगे देखते हैं A neutral atom of an element has 2k, 8l, 11m and 2n electron. The number of p electron in the atom are. तो देखो जरा, p इलेक्ट्रॉन हमें बताना है। तो 2k मतलब 1s में 2, 8l का मतलब 2s में 2, 2p में 6, 11m का मतलब है 3s में 2, 3p में 6, 3d में 8 हो गए, 8 9 10 11, 3 बचेंगे, ओके।
और 2n मतलब 4s में 2, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई पी में, आपको देखना है पी इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 और ये 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखो ज़रा, द पोटेशियम ऑफ प्रोबेबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर 19th इलेक्ट्रॉन इज, तो 19th इलेक्ट्रॉन किसका होता है, पोटेशियम का होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है ना, 4s1, तो ये हमारे 19 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे हो जाएंगे। तो 4s फिर इसके बाद आएगा 3d, ठीक है ना। तो आपका जो है वो ये एनर्जी लेवल जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम इज प्रोबेबल ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल फॉर 19th इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है ना। तो 19th इलेक्ट्रॉन के लिए 4s के बाद जो है वो 3d होगा, क्लियर है, ओके। तो आगे देखते हैं, स्पीसीज विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू वन अनदर आर करेक्ट आंसर। तो देखो ज़रा, Cn नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन में 7, -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दैट इज़ द टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। OH नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 + 1, तो टोटल जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और CH3 पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 × 3 करोगे और -1 करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव साइड मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 6 3 9 और एक कम कर दोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन में आपको 7 + 7 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और CO कितना होता है, दैट इज़ कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, ठीक है ना, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स 3 जगह मिल रहे हैं, तो वो जगह कौन कौन सी, एक तो ये और ये, ठीक है ना। तो A, D और E, तो A, D, E जो है वो आपका C ऑप्शन में है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो हमारा क्या कहलाता है, तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कहलाता है दैट इज द रेशियो E/m, ठीक है ना। E/m रेशियो स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है, ओके। तो प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज और अल्फा पार्टिकल के लिए, तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के लिए स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, E/m प्रोटॉन का है और E/m जो है अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, दैट इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इस पे मास कितना होता है, 1.6, ऐसा लिख देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ओके। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात आती है तो चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 कूलम। और मास कितना होता है, मास जो होता है प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻27 × 4 किलोग्राम। तो देखो ज़रा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो हो जाएगा आपका 4/2 का रेशियो, 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 बचेगा, तो प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स स्पेसिफिक चार्ज जो है वो 2/1 मतलब 2:1 जो है वो हो जाएगा, मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम +3 आयन, तो वेलोसिटी जो है वो Vn दैट इज कितना होता है, 2.18 × 10 की पावर जो है वो 6, ठीक है। और Z/n और यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ओके भाई। तो थर्ड सेल के लिए निकालना है, तो V थर्ड, ओके। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब देख लो ज़रा क्या होता है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ये n = 1 है, n = 2 मतलब दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। n = 3 मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n = 4 का मतलब हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, ओके। तो
थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्थ सेल के हमको बताना है, ठीक है ना, इंटू 10 की पावर 6, और जेड बेरिलियम के लिए कितना हो जाएगा 4, और एन कितना है 4, तो 4 से 4 जो है वो कैंसिल, तो फोर्थ सेल के लिए आ गई 2.18 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतनी आ गई, ठीक है। ऐसा तो कोई आंसर नहीं है, तो ये किलोमीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप जो है वो 2.18 इंटू 10 की पावर जो है वो 3 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो इतना जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट En, देन एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इन सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम विल बी। ओके, तो हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी En है, तो हीलियम के लिए nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, तो En का मतलब होता है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो E हीलियम +1 आयन के लिए चाहिए था, हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो En है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और जेड स्क्वायर जो है वो किसके लिए है, हीलियम के लिए कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कहाँ पे है nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है ना, तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के लिए कितना होगा, ठीक है ना, तो ये तो आपका 1 ही कहलाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है पहले सेल में, ठीक है, ओके। तो हीलियम आयन के लिए कितना हो जाएगा En इंटू 4, तो En इंटू 4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द फर्स्ट इमिशन लाइन इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इन द बाल्मर सीरीज विल हैव वेव नंबर, तो वेव नंबर जो है वो हमको बताना है, तो देखो जरा वेवलेंथ क्या होती है 1/λ, दैट इज RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है, और आपको पता है वेव नंबर क्या होता है, दैट इज, ठीक है, वेव नंबर क्या होता है, दैट इज 1/λ, तो वेव नंबर का फॉर्मूला यही तो कहलाएगा RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है ना। और अब आपको जो है वो वेव नंबर निकालना है, और किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, बाल्मर सीरीज, ठीक है ना, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन दी बाल्मर सीरीज विल हैव वेव नंबर, ठीक है। फर्स्ट इमिशन लाइन बताना है, तो फर्स्ट इमिशन लाइन कब होगी बाल्मर सीरीज में, तो देखो जरा ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, और ये सेकेंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 2 में आए, तो दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ठीक है ना, ओके। तो बस न्यू बार इक्वल टू RH जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा R, ठीक है। जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर ही करोगे, 1/n1 कितना हो गया 2 माइनस n2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना, तो न्यू बार ये RH, ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1/9, तो न्यू बार RH कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पे ये 9 माइनस 4 दैट इज़ 5/36, तो वेव नंबर हो जाएगा RH इंटू 5/9, तो इतना आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 5/36, सॉरी 9 नहीं 5/36, ठीक है ना, और ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो बस, और ये सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो आपका यूनिट रह जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं।
द रेडिएशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी विल बी इमिटेड इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आपको बताना फ्रिक्वेंसी बताना, रेडिएशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी। तो लो फ्रिक्वेंसी देखो कहाँ से आएगी, तो एनर्जी से आएगी, इक्वल टू होता है एच न्यू। अगर फ्रिक्वेंसी लो है तो मतलब एनर्जी भी लो होनी चाहिए, तो इमिटेड एनर्जी क्या होनी चाहिए, वो लो होनी चाहिए। तो अब देखो ज़रा, अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये एन इक्वल टू फर्स्ट सेल, ये एन इक्वल टू सेकेंड सेल, एन इक्वल टू थर्ड सेल, एन इक्वल टू फोर्थ सेल, ठीक है, ऐसे हमारा फिफ्थ सेल। तो देखो जरा, इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -3.4। तो जब दोनों का डिफरेंस देखें, यही तो डेल्टा ई होता है, ठीक है ना, E2 - E1, तो दैट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ये बढ़ते जाएंगे तो डिफरेंस जो है वो ज़्यादा आएगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि रेडिएशंस ऑफ द लो फ्रिक्वेंसी विल बी इमिटेड इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो 1 से 4 में गया तो एब्जॉर्ब होगा, ओके, 2 से 5 में गया तो एब्जॉर्ब होगा, 3 से 1 में आएगा तो इमिट होगा, और 5 से 2 में आएगा तो भी इमिट होगा। तो लो एनर्जी जो है, देखो 3 से 1 में आया तो 3 से 1 में आया तो डिफरेंस ज़्यादा होगा, 5 से 2 में आएगा तो डिफरेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी सेकंड की इतनी है, थर्ड इसकी फिफ्थ सेल की और भी कम होगी, राइट। तो मतलब नेगेटिव में कम होगी, ऐसे जाओगे तो एनर्जी बढ़ती ही जाती है, राइट। तो ये डिफरेंस सबसे कम होगा इन चारों में, तो आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं, फिगर इंडिकेट द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लाइन नंबर 5 अराइजेस फ्रॉम द आयोनाइजेशन फ्रॉम लेवल B2 X, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन विल नॉट अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखो जरा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, अगर हाइड्रोजन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर सेल से ग्राउंड सेल में आता है, ठीक है, हायर सेल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड सेल में आता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। अगर हायर सेल को छोड़ के किसी भी सेल में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बनता, ठीक है ना, हायर सेल से कहीं भी आएगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट में आया है, ठीक है ना। तो यहाँ इन तीनों में तो नहीं बनेगा क्योंकि ग्राउंड सेल में आ रहा है, या इन तीनों में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 में तो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है वो बताना है, तो 4, 5, 6 में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, √s, ठीक है, और s+1, ठीक है, और ये होता है h/2π, तो ये पहले लगा लो, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, h/2π √s+1, ठीक है ना। तो h/2π √s+1, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन फॉलोज द हुन्स रूल। तो हुन्स रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, ये हुन्स रूल के अगेंस्ट है, ठीक है, ये भी हुन्स रूल के अगेंस्ट है, ये भी हुन्स रूल के अगेंस्ट है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हुन्स क्या कहता है कि डिजनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे विथ सेम स्पिन, उनके स्पिन कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, इसके बाद ही पेयरिंग होगी, राइट। तो ये हुन्स रूल कहलाता है। तो यहाँ पे देखो एक एक करके नहीं भरेगा सेम स्पिन में, यहाँ पे सेम स्पिन नहीं है, यहाँ पे स्पिन सेम नहीं है, यहाँ पे स्पिन सेम है, तो यही वाला करेक्ट है, ठीक है ना। द टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम D9 कन्फिग्रेशन इज, तो D9 कन्फिग्रेशन में स्पिन कितना है, टोटल स्पिन, तो देखो जरा, ये हमारा D में 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे गए, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इनका स्पिन +½ -½ कैंसिल हो जाएगा, इसका +½ और -½ कैंसिल, ठीक है ना। इसका एक का +½ होगा, दूसरे का -½ होगा, कैंसिल कर देगा, एक का +½ दूसरे का -½ कैंसिल, इसका +½ या इसी को आप -½ बोल सकते हो, तो बस आपका 1/2 आ जाएगा स्पिन, ठीक है ना, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज गिवन, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल, ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये होता है h/2 अंडर रूट एल एल प्लस 1। ठीक है, एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, s, ये पहले लिख दो तो h/2 अंडर रूट एस एस प्लस 1। एक होता है ऑर्बिट। ठीक है, ये ऑर्बिटल का है, ये ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, दैट इज mvr इक्वल टू h/2। ठीक है, तो अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होते हैं, तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। और p के लिए l की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, फॉर p ऑर्बिटल आप ऐसे लिखोगे SPDF, तो L की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3, तो P के लिए 1 होती है, राइट। तो ये हो जाएगा h/2 और L की वैल्यू रख दो 1। ठीक है, अंडर रूट लगाओ तो ये 1 1 प्लस 1। ठीक है ना, तो h/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। आप क्या करो, आप अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा h/√2 पाई। ठीक है ना, तो h/√2 पाई जो है वो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो देखो जरा, अलोंग द एक्सिस डेंसिटी इनमें होती है, dx² डैश बाय स्क्वायर का होता है। देखो ये आपका x एक्सिस y एक्सिस, और डंबल जो है वो एक्सिस पे ही बनते हैं, तो डेंसिटी जो है वो एक्सिस में ही होगी। ठीक है, तो ये एक्सियल ऑर्बिटल जो है वो कहलाते हैं। dz² ये एक्सिस पे ही बनेगा डंबल, और दूसरा डंबल ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, तो ये dz² है, dx² डैश y स्क्वायर है। अब जो आपका xy होता है, dxy बनाओगे तो क्या होता है, ये आपका x और ये y, तो डंबल जो है वो एक्सिस पे ना बन के एक्सिस से 45 एंगल पे बनते हैं, तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की 45 एंगल पे रहती है। ठीक है ना, dyz बनाओगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा, एंगल्स मतलब एक्सिस से 45 एंगल पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की रहती है। ठीक है, dxz बनाओगे तो एक्सिस से डेंसिटी जो है वो एक्सिस से 45 एंगल पे जो है वो डेंसिटी रहती है इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो ये एक्सिस पे डेंसिटी रहती है इन दोनों में, और इन दोनों में एक्सिस से इन तीनों में एक्सिस से 45 एंगल पे डेंसिटी रहती है। तो आपका आंसर तो ये हो गया। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम टाइटेनियम। तो टाइटेनियम 22 कैसे भरोगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में कितने भरे जाएंगे 2, तो ये हमारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो 3s 3p 4s और 3d, ये कन्फिग्रेशन जो है वो ऐसा आ जाएगा ऑर्डर। ठीक है ना। द क्वांटम नंबर ऑफ 20th इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन वुड बी, क्वांटम नंबर 20th इलेक्ट्रॉन की बताना है। तो आयरन की अगर हम बात करते हैं 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो 20वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, तो देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और ये 20, तो 20th इलेक्ट्रॉन जो है वो ये 4s में होगा, तो n इक्वल टू तो होगा 4, l इक्वल टू होगा 0, क्योंकि s p d और f, l की वैल्यू क्या होती है 0 1 2 3, तो s के लिए 0 होगी। m की वैल्यू क्या होगी, अब चूंकि s में एक ही ऑर्बिटल है तो 0 भरा जाएगा। p के लिए क्या होती है m की वैल्यू 0 -1 एंड +1, ठीक है ना, तो ऐसे चलती है, तो m 0 होगा। और s की वैल्यू क्या होगी, +½ कर लो या फिर -½ कर लो, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे क्वांटम नंबर हो जाएंगे 400 और ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, सम ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विथ l इक्वल टू 2 इन ऑल द स्पीसीज
Fe+2, CO+2 and Ni+2R, ठीक है ना। तो सम ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल L = 2, तो L = 2 किसके लिए होता है, d ऑर्बिटल के लिए होता है, मतलब d ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है, तो आयरन +2 में देखो जरा, तो आयरन 26 होता है, 3d6 4s2 होता है। तो आयरन +2 की अगर हम बात करेंगे तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देख लो जरा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद कोबाल्ट होता है 27, क्या होता है, 3d7 4s2। तो कोबाल्ट कितना है बेटा, +2 में है, तो 3d7 ही रहेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलेंगे पेयर्ड में, ठीक है। और निकिल की बात करते हैं, निकिल 28, तो 3d8 4s2 होता है कन्फिग्रेशन। तो निकिल +2 का कितना हो जाएगा, दैट इज 3d8 4s में तो 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है ना। ओके, और 8 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो है वो 3 है। तो टोटल पेयर्ड हमें बताना है, तो सम ऑफ द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पेयर्ड मिलेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, अ ट्रांजिशन मेटल X हैज़ कन्फिग्रेशन Ar3d5 इन इट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द एटॉमिक नंबर इज, तो देखो जरा, X जो है वो आर्गन, आर्गन मतलब कितना होता है, 18 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ओके, फिर वो कहता है कि 3d में 5 है एंड 4s में अभी क्या है, 0 है। अब ये X जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो निश्चित तौर पे अगर ये X होता, मतलब एटम होता, तो ये कितना होता, आर्गन, और ये 18 इलेक्ट्रॉन तो ये भरे, 3d में 6 होता, 4s में 2 होता, तभी 3 इलेक्ट्रॉन निकल के ये बनता, ठीक है ना। तो अब देखो लो, गिन लो, 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, 18 2 20 और 6 26, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा X का, एटॉमिक नंबर 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Z 26 है, तो Z जो है वो 26, तो आपका ये आ गया। 52 नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल विथ n = 6 m = 0, ठीक है ना। तो n जो है वो 6 है और m जो है वो 0 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो ज़रा, n जो है वो हमारा 6 है, तो आपका देखो K L M N O P, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 L ये है, तो यहाँ पे P होगा नहीं, यहाँ पे P होगा, ठीक है। तो वो कहता है m = 0, तो यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी एक P होगा, ठीक है, इसमें 2P होगा, इसमें 3P होगा, तो m = 0 होगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड ये 4P की बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, ये -1 एंड ये +1 होगा, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे m, ठीक है, और इसमें भी P होगा, ठीक है, और इसमें भी जो है वो m 0 होगा, तो यहाँ पे जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, -1 और ये +1, तो इसमें P होना चाहिए, ठीक है, 6P होगा, तो m = 0 करोगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल n = 6 एंड m = 0, तो n = 6 और m = 0, मतलब आप सबकी बात नहीं करना है, केवल इसकी बात करना है वो, ठीक है। n 6 है और m जो है वो 0 है, p ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो होंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बात करेगा वो, ठीक है, सबकी बात नहीं करेगा। n = 6 और L = जो है वो 1, तो 6P की बात कर रहा है, और उसमें 0 -1 +1, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बस। A neutral atom of an element has 2k, 8l, 11m and 2n electron. The number of s electron in the atom are
तो s इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है ना। तो s इलेक्ट्रॉन हमको जो है वो बताना है कितने होंगे, तो ठीक है। तो न्यूट्रल एटम 2k, तो फर्स्ट सेल हो गई, तो मतलब 1s होगा, इसमें 2s होगा, ठीक है, इसमें 3s होगा, इसमें 4s होगा, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन इन द एटम, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मैक्सिमम। हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम 6 ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप, देन टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपको बताना है। 6 से 2 में आ रही, तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो बताना है विदाउट बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज को काउंट नहीं करना है। तो देखो जरा 6 से 2 में आ रही हैं, तो हमारा n इक्वल टू 1 2 3 4 5 और n इक्वल टू 6। तो 6 से 2 में आ रही हैं, तो ये तो बाल्मर सीरीज हो गई, इसको काउंट नहीं करना। तो 1 2 3 ये पाश्चन, ये ब्रैकेट, ये फुंड, ठीक है ना। तो कितने हो गए, ये तो काउंटिंग करना। तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइंस हो जाएंगे, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज विल बी, तो मिनिमम वेवलेंथ लाइमन बाल्मर सीरीज की बताना है। तो देखो जरा वेवलेंथ क्या होता है, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हम लाइमन सीरीज के लिए, ये बाल्मर सीरीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि मिनिमम वेवलेंथ हो, तो वेवलेंथ देखो मिनिमम और मैक्सिमम कब होती है। मिनिमम वेवलेंथ मतलब जब जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता हो, और मैक्सिमम वेवलेंथ जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता हो, तो ये वेवलेंथ हो जाएगी। और यहाँ पे वेवलेंथ इतनी है, राइट। तो वेवलेंथ जो है वो मिनिमम कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू इन्फिनाइट हो, n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2 हो, तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, राइट। तो आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, तो n1 तो 1 होगा, n2 जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। बाल्मर के लिए, ये लाइमन के लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए, लाइमन सीरीज, ठीक है ना। तो आप बस देख लो, रेशियो निकालना है, तो 1 बाय लैम्डा, ठीक है, लाइमन, और 1 बाय लैम्डा बाल्मर। ये तो ये कैंसिल कर दूँ, ठीक है ना, काय को बार बार लिखोगे। तो 1 अपॉन इसके लिए लाइमन के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे क्योंकि बाल्मर सीरीज है, माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, ओ सॉरी ये इन्फिनाइट चाहिए, तो ये इन्फिनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी इन्फिनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको दोबारा से लिखो, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा लाइमन 1 अपॉन लैम्डा बाल्मर। ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही बनेगा, ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। तो ये 4 बाय 1, और ये क्या हो जाएगा, लाइमन लैम्डा बाल्मर लैम्डा लाइमन, ये बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। आपको तो लाइमन बाल्मर का रेशियो बताना है, लाइमन एंड बाल्मर, तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा लाइमन लैम्डा बाल्मर क्या हो जाएगा, 1/4 मतलब 0.25। तो आपका आंसर जो है वो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ
एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जो है वो हमारी क्या होती है, दैट इज माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज -2 काइनेटिक एनर्जी, ये होती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का रेशियो जो है वो हमको बताना है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितना होता है, दैट इज -2 काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी मतलब माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल, तो ये आपका रेशियो जो है वो आ जाएगा 2। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है, बोर ऑर्बिट लाइक स्पीसीज इज, तो 2 आ जाएगा। A and B are two elements which have same atomic weight, are having atomic number 27 and 30 respectively. If the atomic weight of A is 57, then number of neutron in B. तो देखो जरा, A और B ये कैसे हैं, जिनके एटॉमिक वेट जो है वो सेम है। एटॉमिक नंबर इसका 27 है और इसका जो है वो 30 है। इसका एटॉमिक वेट वो कह रहा है 57 है, तो इसका भी 57 होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन पूछा है बी में, तो कितना हो जाएगा, ये 27 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो 27 हो जाएंगे, राइट। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, ये 57 मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे, ठीक है ना, तो ये 27 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स इन n = 3 एनर्जी लेवल इज। तो n = 3 है एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होता है, n² के इक्वल होता है। तो 3 का स्क्वायर करोगे, क्योंकि n = 3 है, तो दैट इज द 9 ऑर्बिटल। आप ऐसा भी निकाल सकते हो अगर फॉर्मूला याद नहीं है। तो देखो n = 3rd सेल है, तो इसमें 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। इसमें एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5, 3 8 और 1 9, तो टोटल 9 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे काउंट कर सकते हो, राइट। तो आंसर हो जाएगा इसका 9। और 59 नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन H सबसेल इज। तो H सबसेल में तो देखो जरा, S P D F G H ऑर्बिटल देखो, S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 2 बढ़ते हैं, ठीक है। D में 5 हो जाएंगे, F में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है। G में कितने हो जाएंगे, 9, और इसमें कितने हो जाएंगे, 11। तो बस 2 बढ़ते जाएंगे। तो H सेल कितने, 11 ऑर्बिटल। क्लियर है, ऐसे निकाल लेते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड 3p इलेक्ट्रॉन इज। तो एटॉमिक नंबर बताना है और ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 3p अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3p में मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बस फिर 3s में 2, इस 2p में 6, 2s में 2, 1s में 2। तो टोटल जो है वो एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 3 2 5 और ये 10 ये हैं, तो 15। तो x जो है वो 15 मतलब फॉस्फोरस हो जाएगा, राइट। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, राइट। तो बस ये PABT सॉल्यूशन जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।